नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जो भी 11th के फिजिक्स के पढ़ने में इंटरेस्टेड हो उनको बताएं। ठीक है, 10th वाले ज़रूर देखें इस चीज़ को, क्योंकि 11th में आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि जब आप नीट और जेई लेवल पर मूव करते हैं तो एनसीईआरटीज़ वगैरह कवर करने के लिए बहुत कम टाइम बचता है। क्योंकि जो भी आप कोचिंग वगैरह में होंगे आपको रोज़ का डीपीपी मिल जाता है और फिर बुकलेट मिल जाता है मंथली हर चैप्टर का। तो इतना टाइम नहीं होता कि आप एनसीईआरटी पोर्शन कवर कर सकें, और अचानक जब बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाता है या 11th का जो मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स होगा वो आ जाएगा, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप इसको कवर कर सकें। ठीक है, तो अभी 10th में इसको कवर कर लें तो अच्छा है। जो 11th में है, समर वेकेशंस हैं, ठीक है, तो आप लोग भी कवर कर लें एनसीईआरटी पोर्शंस को, क्योंकि ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि उसके बाद ही आप जेई और नीट टाइप की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, जो हाई लेवल मैथमेटिक्स या हाई लेवल फिजिक्स थोड़ा पूछता है उसमें, तो उसके लिए आप तैयार हो पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बॉल कैचिंग द बॉल का बात कर रहे थे, जिसमें ये देख रहे थे कि ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा हैवी बॉल होता है तो हमको कैच करने के लिए थोड़ा पीछे खींचना चाहिए, क्योंकि उसको हमको डिस्टेंस देना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ में एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक एक ये है हमारा इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, यू स्क्वायर नहीं, हम इसको वी नॉट स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि हमने वी नॉट स्क्वायर ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एस। ठीक है, अब ये हमको पता है कि जब चीज़ें रुक रही हैं तो ये इस चीज़ के बारे में हमको पता है कि दिस विल कम आउट टू बी ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, जहाँ पर जो बॉल स्ट्राइक करेगा मेरे हाथ को वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, ठीक है, माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, तो माइनस लगा देंगे 2gs। अब देखिए, आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये कांस्टेंट है, मतलब हम s बोल सकते हैं। s इक्वल्स टू, s इज डिस्टेंस, या इसको हमने x रखा था, x या y रखा था, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसके हिसाब से रखा था। s इज बेसिकली मतलब कितना डिस्टेंस में वो रुक जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारा निकल के आता है कि कितना दूरी में रुक पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये आप यहाँ से मतलब पता कर सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, अब ये जी तो कांस्टेंट है फ्री फॉल के लिए, फ्री फॉल की बात कर रहा हूँ मैं, और वी नॉट स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा उतना आपको डिस्टेंस एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, क्योंकि एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे आपने रोकना शुरू किया है उसको। ठीक है, तो आपको जितना उसका वेलोसिटी होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कौन है, एस है, डिस्टेंस है। तो जैसे ही आप जितना ऊपर से वो गिरेगा उतना उसके पास वी नॉट होगा। ठीक है, जितना नीचे से गिरेगा उसके पास उतना कम वी नॉट होगा। तो जितना ऊपर से होगा तो उसके लिए आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उस फोर्स लगाने के लिए आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा आराम से ये हो जाए। ठीक है, तो वो कैच करने वाले क्या करते हैं, वो पीछे लेकर के आते हैं। तो ये जो एस का जो ये वैल्यू है, दिस इज डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस में आपको रोकना है। अगर आप एस की वैल्यू को मतलब बहुत कम रखना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा, आपके इस पर चोट लगेगा, हाथ पे चोट लगता है। ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं, इसमें थोड़ा मैंने एक ये पॉइंट ऐड कर दिया है, क्योंकि ये अब सवाल में भी कहीं ना कहीं तो आएगा इस सवाल में काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है, एक लाइन है यहाँ जो मैं आपको पढ़ के ही बताता हूँ। ऑब्जर्वेशंस कन्फर्म दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम, इज बेसिक टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि मतलब जो जितना फोर्स लगेगा मोमेंटम भी उतना ही आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात बोला गया है कि अगर एक लाइटर बॉडी है और एक हैवियर बॉडी है, दोनों को जब हम फोर्स एफ फोर्स देते हैं, ठीक है, एफ फोर्स देते हैं, तो आप देखेंगे कि टी टाइम में इसकी m1 m2 a1 a2। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये लाइटर बॉडी है, m1 इज़ लेस देन m2, ये लाइटर बॉडी है। ये भी बात हम कर चुके हैं, चूँकि यहाँ पे एक पॉइंट आया है तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि m1 इज़ लेस देन m2, तो आपको ये पता चलता है कि सेम फोर्स के लिए टी टाइम में आपका एक्सलरेशन क्या है, ज़्यादा लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है, बट ओवर द टाइम आप देखेंगे, ठीक, कि मोमेंटम जो है दोनों केसेस में सेम आ रहे हैं। ठीक है, P1 इक्वल्स टू m1 v1 एंड P2 इक्वल्स टू m2 v2।
ठीक है। तो दोनों केस में क्या होता है कि ओवर द टाइम जब इनिशियली तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है सो इनिशियली इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक। इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, इसकी ये बराबर पे नहीं होगा, लेकिन ओवर द टाइम जब जैसे ही थोड़ा हम मतलब समझ लीजिए कि 4-5 मिनट भी रख लीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया है 4-5 मिनट, आप देखेंगे कि दोनों का मोमेंटम सेम हो गया। क्यों मोमेंटम सेम हो गया? क्योंकि फोर्स सेम हो गया है, राइट। तो यही यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि हाउएवर एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑब्जर्वेशन सो दैट ईच बॉडी एक्वायर्स द सेम मोमेंटम, ठीक। तो thus the same force for the same time causes the same change in momentum for different bodies, ठीक है। कुछ सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अभी जब जितने हमने एग्जाम्पल्स देखे सब में क्या है कि डायरेक्शन का फैक्टर हम लोग काउंटर नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन का फैक्टर काउंटर नहीं कर रहे हैं मतलब क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी की बात अभी तक नहीं की गई है। सब में स्ट्रेट लाइन का ही मोशन हो रहा था, एक्स पे चल रहा था, एक्स पे वाई पे चल रहा था, वाई पे फ्री फॉल हो रहा है तो फ्री फॉल हो रहा है, गाड़ी भी चल रही है तो सीधी चल रही है, तो वेक्टर की बात नहीं की गई थी। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं ठीक है, वेक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए पहला एग्जांपल कौन सा है? स्टोन इज रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अभी आप वो आज देखा होगा ना आपने, आप किसी धागा ले लीजिए, धागा पे आप पत्थर बांध दीजिए और फिर उसको घुमाइए, धागा नहीं, धागा तो टूट जाएगा, रस्सी ले लीजिए, कोई रस्सी ले लीजिए, उसमें पत्थर बांध के आप घुमाइए हवा में, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जब ये इस टाइप का कुछ अगर सीन बन रहा है तो इसमें क्या होगा, इस पर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होगा। वेलोसिटी का क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होता है, सर्कुलर मोशन में हम पहले देख चुके लास्ट चैप्टर में मोशन इन प्लेन में कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो वेलोसिटी अगर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा तो मोमेंटम भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P = mv1, P1 रख लेते हैं, यहाँ पर अगर पहुँचा हुआ रहेगा तो P2 = mv2। अब इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, राइट, क्योंकि स्पीड की मतलब जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, मास का जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों ही सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मोमेंटम में भी चेंज आएगा, एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मतलब मोमेंटम में चेंज आ रहा है किस कारण से आ रहा है, वेलोसिटी के कारण चेंज में आ रहा है, तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा होगा, ये भी हम देख चुके हैं। एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 - v1/t। अब v2 जो है वो जो v1 से अलग है, तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट इसके बाद मतलब डायरेक्शन वाइज अलग हो रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा कि आपका फोर्स जो है वो आपको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स क्यों कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कुछ निकल के आ रही है। फोर्स इक्वल्स टू क्या था, F = मास इंटू एक्सलरेशन, F = मास इंटू v2 - v1/t। इतना तक तो क्लियर है। अब ये इनिशियल था, ये फाइनल है, v2 फाइनल है, मतलब कि ये जो है ये पार्ट जो है इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये भी फोर्स का भी वैल्यू कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली बना रहेगा। ये कौन सा फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स था, अपन ये चीज़ देख चुके हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आता है, ये वाला, एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट आवर हैंड नीड्स टू एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स इफ द स्टोन इज रोटेटेड एट ग्रेटर स्पीड, ठीक है। दूसरा क्या है, इन अ सर्कल ऑफ स्मॉलर रेडियस और बोथ, ठीक है। यहाँ पे दो केस लिया गया हुआ है, दोनों ही केस लेते हैं। पहला तो ये बोल रहा है कि हम एक्सपीरियंस से क्या पता चलता है कि अगर ज़्यादा स्पीड में घुमा रहे हैं, तो हमको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये आप एविडेंट, आप किसी पत्थर को घुमा के देखिए कि एक्सपेरिमेंट टाइप का है, ठीक है। थ्योरेटिकली तो जो उसने बोलना था वो बोल दिया, ठीक है, कि अगर आप ज़्यादा स्पीड से घुमा रहे हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला है कि अगर कम रेडियस का इस पे घुमा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये जो है एक r रेडियस पे घुमा रहा था, अगर हम क्या करें इतने पे घुमाने लग जाएं तो भी हमको ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों ज़्यादा फोर्स लगेगा इस केस में? पहले तो ये केस देखिए, आप मान लेते हैं 2 सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मानते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब शायद आपको पता होगा, ठीक है। 2 सर्कल, ठीक, ये रेडियस किस रेडियस पे है, ये r1 पे है और ये मान लेते हैं r2 पे है, ठीक है।
अब आप ये समझिए कि दिखाता हूँ, पत्थर पहले केस में यहाँ पर था, पत्थर दूसरे केस में यहाँ आ गया, ठीक है। अब आप समझिए कि यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा और यहाँ से यहाँ आने में इसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि सेम इसके लिए आपको कम दूरी का ट्रैवल करना पड़ा और सेम एंगल के लिए, मैंने एंगल तो सेम ही है ना, थीटा एंगल है मान लेते हैं, इस थीटा एंगल को कवर करने के लिए आपको छोटे रेडियस में आपको कम डिस्टेंस का ट्रैवल करना पड़ा और बड़े रेडियस में आपको ज़्यादा इसका ट्रैवल करना पड़ा, ठीक। दोनों के केस में मान लेते हैं स्पीड v है, तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा, ठीक है। टाइम आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा ज़्यादा फील आएगा, इसमें थोड़ा कम लगेगा, ठीक। इससे क्या होगा कि आपको कम समय में इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, कम समय में इस यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, इसका डायरेक्शन जो है ये चेंज हो गया, ठीक है। मान लीजिए 1 सेकंड का टाइम मान लेते हैं, मान लेते हैं ये t2 नहीं लेते हैं, 2 सेकंड का टाइम मान लीजिए, इसको 2 सेकंड, इसको 1 सेकंड, उल्टा मान लिया क्या, मान लेते हैं इसको 2 सेकंड, इसको 1 सेकंड। ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मतलब मान के ऐसा चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको 1 सेकंड लग रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने में, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों केस में डायरेक्शन तो सेम है। यहाँ पे एक डायरेक्शन था, ब्लैक से दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक डायरेक्शन था, सेम डायरेक्शन यहाँ पर था, यहाँ पे ये डायरेक्शन था और सेम डायरेक्शन यहाँ पर था। मतलब कि पहले वाले अंदर वाले सर्कल के केस में 1 सेकंड में ही इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में पहुँच गया, और बाहर वाले में जो है वो आपको 2 सेकंड लग गया यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मतलब उतना डायरेक्शन चेंज के लिए। अगर सेम डायरेक्शन चेंज के लिए आपको किसी में टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी में टाइम कम लग रहा है, मतलब कि पहले वाले केस में वेलोसिटी ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन जल्दी चेंज होगा मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो छोटे वाले सर्कल के केस में आप ये बोल सकते हैं कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पर और तेज़ी से हो रहा है, मोमेंटम का चेंज भी वहाँ पर और तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा वाला पार्ट था, कौन सा था, इन अ सर्कल ऑफ स्मॉलर रेडियस वाला पार्ट था, ठीक है। और ग्रेटर स्पीड पर आप घुमा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली आपको मतलब अब पहला वाला केस क्या था, एक्चुअली क्या ना, मैंने को पहले ही वाला बता देना चाहिए था पहले, बट ठीक है कोई बात नहीं। ऑब्वियसली एक सर्कल है, एक सर्कल, अब पहले वाले केस में क्या स्पीड का अंतर बता रहा है कि अगर ज़्यादा वेलोसिटी से आप घुमा रहे हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं पहले केस में क्या था, 5 के स्पीड से जा रहा था, और दूसरे केस में क्या था, 10 के स्पीड से जा रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको 10 वाले केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड ही ज़्यादा हो गया ना। और छोटे वाले सर्कल के केस में क्या था, जो दूसरा केस था, छोटा वाला केस था, उसमें क्या था, उसमें डायरेक्शन जल्दी चेंज हो रहा था, इसलिए वहाँ ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड ही चेंज हो गया। अब ऐसा मान के चलिए कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू v2 माइनस v1 अपॉन t है, ठीक है। अब मान लेते इसका ही वैल्यू जो है वो हमको ज़्यादा मिल जाए तो ऑब्वियसली फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होगा तो इसका ही वैल्यू ज़्यादा होगा, राइट। और कम स्पीड होगा तो इसका ही वैल्यू कम होगा। तो अगर स्पीड अगर ज़्यादा है तो मैंने वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फोर्स का वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगा। और अगर रेडियस छोटा है तो आपको डायरेक्शन जल्दी चेंज होगा, डायरेक्शन जल्दी चेंज होगा तो आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम जल्दी चेंज होगा, मोमेंटम जल्दी चेंज होगा मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यही बोलना चाह रहा है, आप एक बार इसको पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड लॉ का हम लोग ये देख चुके हैं, डेफिनेशन पहले ही देख चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, ठीक है। अब ये चीज़ डायरेक्शन वाला चीज़ यहाँ पर ये मेंशन किया गया हुआ है, तो हम इसको पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हम देख चुके, काफ़ी देर से हम लोग देख चुके, लास्ट लेक्चर पूरा ही मैग्नीट्यूड वाले पार्ट पे था। डायरेक्शन वाले पार्ट में क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक 3D में चीज़ मूव कर रही है। इनफैक्ट प्रोजेक्टाइल जो हमने 2D वाला केस लिया था, ऐसा प्रोजेक्टाइल आ रहा था अपना, तो इसमें हमने क्या देखा था कि इस पॉइंट पे, मतलब ये टॉप पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कुछ Vx था और यहाँ पर कुछ Vy था, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आ जाइए तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx ही था और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया था, मान लेते सेमी पॉइंट है, ये थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है बट मान लेते हैं इसको सेमी पॉइंट पे है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर नहीं, ये नीचे की ओर बनेगा और ये वी वाई बन जाएगा, माइनस वी वाई रख सकते हैं यहाँ पे। तो बोलना ये चाह रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, फोर्स नीचे की ओर लग रहा था माइनस जी का, सॉरी डायरेक्शन दिखा दिया तो माइनस नहीं लगाते हैं, जी का फोर्स लग रहा था नीचे की ओर। जब जी का फोर्स नीचे की ओर लग रहा था एम जी का फोर्स तो एम जी होता है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर था, ठीक है। जब फोर्स नीचे की ओर लग रहा था तो वी एक्स जो है वो एज इट इज़ रह गया, ठीक है। यही बोलना चाह रहा है सेकेंड लाइन में कि टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन ऐड कर रहा है, नीचे की ओर ऐड कर रहा है, तो ये वी वाई जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन वी एक्स जो है जो पहले था वो वही रह गया क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, ठीक। तो ये कंपोनेंट्स की टर्म में आप बात कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम यहीं कवर कर लेते हैं, बाकी जब आएंगे तो फिर उसको मतलब जस्ट एक रीड देते चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इज वेक्टर लॉ, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशंस, वन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। हर जो भी कंपोनेंट होगा, किसी भी चीज़ का कोई मूवमेंट होता है तो उसका अपना अपना कंपोनेंट होगा, एक्स के में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा, 3D की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 दिशा में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका जो है 3 दिशा में उसका कंपोनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये कंपोनेंट जिस दिशा में होगा उसी दिशा में फोर्स लगेगा। मान लेते हैं एक्स की दिशा में फोर्स जो है वो 0 है, लेकिन इसके दिशा में क्या है, कुछ एक वैल्यू है, हमको नहीं पता क्या वैल्यू है, और इसी दिशा में कुछ वैल्यू है, यानी कि एक्स की दिशा में चूंकि फोर्स 0 है तो एक्स की दिशा में मोमेंटम में कोई चेंज भी नहीं आएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। अब क्या है कि वापस हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट था उस पे आते हैं। चलिए, इसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगता है उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, माने फोर्स कितने टाइम के लिए लगता है, डेल्टा टी टाइम के लिए लगता है, ठीक है। फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे डेल्टा टी टाइम के लिए, जो ऑब्जेक्ट पहले वेलोसिटी वी के स्पीड से मूव कर रही थी लेकिन अब मूव कर रही है वो वी प्लस डेल्टा वी के स्पीड से, मतलब डेल्टा टी में फोर्स की वजह से डेल्टा वी का अब ये चेंज आया है, वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा ना, तो डेल्टा वी का चेंज आया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज, ठीक है। तो ये डेल्टा वी चेंज आ गया। तो मोमेंटम क्या पहले था, P इक्वल्स टू एम भी मोमेंटम था, लेकिन चेंज इन मोमेंटम कितना आया होगा, डेल्टा P इक्वल्स टू डेल्टा एम भी। अब इसको तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, इनिशियली P था, P इक्वल्स टू एम भी था, और फाइनल क्या हो जाएगा, P डैश इक्वल्स टू एम, तो कांस्टेंट रहेगा V प्लस डेल्टा V, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। तो ये फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम था, ये फाइनल मोमेंटम था। अब चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, एफ पी डैश माइनस आई पी इनिशियल मोमेंटम। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम ये आ जाएगी, वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ पे वो, अरे भाई आजा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मित्रों, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है अपना फोर्स, क्या ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन फोर्स क्या था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। आपको ये समझ में आ रहा है, एफ इक्वल्स टू के, मतलब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट के साथ इसको इक्वेट कर देते हैं। अब के की वैल्यू इसने 1 मान ली है आगे की, और देखेंगे आप कहीं पर के का वैल्यू जो है वो 1 मान लेता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम लोग लिमिट लगा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि जब आप देखे होंगे कि पहले भी हम इस चीज़ में बात कर चुके हैं कि डेल्टा समथिंग बाई डेल्टा समथिंग होता है, डेल्टा समथिंग मान लेते हैं के तो खैर कांस्टेंट हो जाता है, ये डेल्टा पी ही मान लीजिए, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है ना। अब लिमिट लगा दें इस पर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको जब हम लिखते हैं ना तो इसको डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि डी पी बाई डी टी का मतलब ही होता है कि बहुत छोटे से अंतराल के लिए, ठीक है। तो इसको इसने क्या किया कि लिमिट 0 लगा दिया और वो डेरिवेटिव बन जाता है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन जाता है पी का विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इसको डी पी बाई डी टी, जब भी आप डी एक्स बाई डी वाई करते हैं या डी एक्स बाई डी टी करते हैं या डी वाई बाई डी टी करते हैं, डिफरेंशियल जब भी लगाते हैं आप, डिफरेंशिएशन जब भी लगाते हैं, मतलब आप बहुत छोटे से क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे बड़ा क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, छोटे ही क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाता है, एफ इक्वल्स टू के डी पी बाई डी टी, ठीक। अब मास फिक्स्ड है
तो कहाँ गया, फॉर बॉडी ऑफ फिक्स मास dp बाई dt इक्वल्स टू dmb बाई dt। अब मास तो सेम है तो अब इसको ये लिख सकते हैं, m को बाहर ले लीजिए और ये हो जाएगा dv बाई dt। अब dv बाई dt क्या हो जाता है, ma आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको इससे यहाँ पर लेके आया है, f इक्वल्स टू k ma हो जाता है। अब k की वैल्यू 1 मान लेंगे और f इक्वल्स टू ma के बराबर आ जाता है, f इक्वल्स टू ma। अब पढ़ के देखिएगा, ये चूँकि डेरिवेशन वाला पार्ट था इसमें कुछ ऐसा समझाने का था नहीं, ठीक है, बस डेरिवेशन वाला पार्ट था, कैसे कैसे स्टेप्स है वो मैं आपको बता दिया कि जस्ट इन केस आप एग्जाम में कहीं मिस करने लग जाएं तो वो आप उसको रिकॉल कर सकें कि सर ऐसा बताए थे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट था ना, जो हम मूव कर रहे थे, यहाँ पर एक जो कैच था वो यही पॉइंट था जहाँ पे स्टेप्स आप मिस कर सकते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा साफ कर लें, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, ये कैच है, ठीक है। इस वाले को आपने लिखा हुआ है f इक्वल्स टू के डेल्टा p बाई डेल्टा टी। इसको f इक्वल्स टू के डी पी बाई डी टी कैसे लेके आएंगे, उसके लिए आपको ये 2 लाइन लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें तो खैर कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों का, वो तो आप सीधा ही f इक्वल्स टू ma या फिर f इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी या फिर f इक्वल्स टू p बाई टी ऐसा भी कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। वो अपना काम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं पूछता इतना, बट सब्जेक्टिव में जब आपका 11th का एग्ज़ाम होगा तो इसमें ये 2 लाइन जो है वो आपको ट्रांजिशन में काम आएगा और आप उसको याद रख सकते हैं। चलिए, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन देखेंगे, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन में क्या अंतर होता है, हमारे पास 3 चीज़ है मोस्टली अभी तक हमने जो डील किया। चूँकि मैंने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है इसलिए मैं थोड़ा इसको बताता हूँ कि हमारे पास मास है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, ठीक है। अब मास जो है उसके लिए यूनिट क्या होता है, यूनिट पूछ रहा हूँ मैं अभी। यूनिट होता है मास के लिए केजी या फिर ग्राम हो सकता है, डिस्टेंस के लिए क्या हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। वो तो जगह के हिसाब से आप लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको एसआई की बात कर रहे हों, मैंने एसआई यूनिट की बात करें तो फिर ये जी और ये एम हो जाता है और टाइम के लिए सेकंड्स हो जाता है। टाइम के लिए कुछ और नहीं है, किलो सेकंड वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है टाइम के लिए, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो गया। अब डायमेंशन क्या कैसे बोलते हैं इसको, कहाँ गया ये जी। अब डायमेंशन की बात करते हैं, ये डायमेंशन की यहाँ साइड में डायमेंशन लिख रहा हूँ। डायमेंशन कैसे लिखेंगे, मास क्या है, वेट है, ठीक है। तो इसको m से डिनोट कर देते हैं मास को, ठीक है। डिस्टेंस को किसे, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है बेसिकली, तो l से डिनोट कर देते हैं इसको। और टाइम क्या है, ये है, तो इसको t से डिनोट कर देते हैं। तो ये इसको डायमेंशन बोलते हैं। अगर ये कोई चीज़ नीचे आ रहा है तो उसको इन्वर्स करके ऊपर लिखेंगे। 1/a को हम क्या लिख सकते हैं, a-1 लिख सकते हैं ना। वैसे 1/t अगर है तो ऊपर करके उसको t इन्वर्स 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन वाला पार्ट था, ठीक है। वैसे आएगा इसमें क्या इसका डायमेंशन बताइए, एक बार पॉज करके इसका डायमेंशन लिखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या क्या दिख रहा है हमको इसमें, केजी दिख रहा है, मीटर दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है। माने केजी क्या हो गया, लेंथ हो गया, सॉरी मास हो गया, केजी इज मास, ठीक है। मीटर क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ। और टाइम, ये क्या है, सेकंड क्या है, टाइम है, टाइम। अब टाइम की पावर क्या है, सेकंड की पावर -2 है, तो टाइम इनवर्स -2, मैंने बाहर ही लिख दीजिए, बाहर भी चलेगा, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, है ना। अब इसका अगर इसको इंटरप्रेट करना हो कि 1 न्यूटन जो है वैल्यू हम जो बता रहे हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये सिर्फ इतना ही है कि 1 kg का कोई सामान है जिसको हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से घसीट रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 1 kg का कोई सामान है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसको हम ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वही चीज़ आपको मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर वो देखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, f = 0, अगर a = 0। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि f = 0 अगर है मतलब a = 0 है। मास 0 है तब तो कुछ बात ही नहीं है, मतलब मास 0 हो गया तो समान ही नहीं है, तो फोर्स आप किस पे लगाएंगे। लेकिन मास है और आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, f = 0 है, तो उस चीज़ की एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक है।
सेकंड लॉ वेक्टर लॉ है और उसमें आपका जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होता है, तो वो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट ये बोला गया है कि ये जो सेकंड लॉ है ना वो एक्चुअली एप्लीकेबल टू सिंगल पॉइंट पार्टिकल पे एप्लीकेबल है। कहने का ये मतलब है कि जो हम इतना बड़ा बड़ा ऐसा चीज़ मान रहे हैं वो ऐसा चीज़ नहीं है, बस एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल है। अगर हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये जो सिंगल पॉइंट है हम उसके सेंटर ऑफ मास को मानेंगे। ठीक है, किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। उस सेंटर ऑफ मास को जब हम बोलते हैं कि सारा फोर्स इसी पे लग रहा है तो वो सिंगल पॉइंट को हम बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम सवाल बनाने जाते हैं तो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट आता है, ट्रक आता है, बस आता है, या कुछ भी आ सकता है, बड़ा ऑब्जेक्ट आता है। तो उस केस में हम जो ये एप्लीकेबल बोल रहा है कि भाई सिंगल ही पॉइंट मास पे एप्लीकेबल था, वो उस पर कैसे अप्लाई करें। तो उस केस में हम क्या मान के चलते हैं कि सारा जो बस का सिस्टम है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अटका हुआ है और उस पर वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ के देखिएगा। इंटरनल फोर्स को हम काउंट नहीं करते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। वो देखा था ना हमने, गाड़ी आगे जा रही थी और फ्रिक्शन जो है उसको एक्सलरेट कर रहा था, गाड़ी का जो इंजन था वो उसको एक्सलरेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, लोकल रिलेशन है। ठीक है, और किसी पॉइंट पे अगर किसी चीज़ पे एक्सलरेशन लग रहा है, मान लीजिए एक आदमी खड़ा है एक बस पे, ठीक है, एक बस पे खड़ा है जो कि मूव कर रहा है इधर की ओर, ए एक्सलरेशन से मूव कर रहा है, और आदमी ये कूद जाता है यहाँ से। ठीक है, ये जैसे ही हवा में आ जाएगा तो इस पर ये जो ए एक्सलरेशन इस पर लग रहा था उसके कारण इस पर भी ए एक्सलरेशन लग रहा था, वो इस पर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, लोकल रिलेशन कहने का क्या मतलब है कि जब तक ये से चिपका हुआ है तब तक इस पर भी ए लग रहा होगा। जैसे ही ये कूदा हवा में उड़ा कि कूदने के लिए नीचे या कैसे भी स्टंट कर रहा हो, इंस्टाग्राम का रील बना रहा हो, आजकल इंस्टाग्राम का रील बहुत बनता है। ठीक है, मतलब लेवल हो चुका है, जितना आप लोग इंस्टाग्राम में ना घुसे उतना बढ़िया है अभी के लिए। कॉलेज वॉलेज में जाइए तब करिएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का रील क्या है कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं। डांस करना शुरू करते हैं तो डांस ही कर रहे हैं। मैंने उसमें स्टिल मैं बोलूँगा कि 100 में से 50 वीडियो तो बेकार ही होते हैं और लाइक्स और व्यूज़ उनको ही मिलते हैं, और जो काम के वीडियोस होते हैं उनको कम मिलते हैं। ठीक है, तो वो अपनी जगह ठीक है। आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। तो ये लोकल रिलेशन कहने का मतलब है जब तक ये बंदा बस पर बैठा हुआ था तब तक उसे भी एक्सलरेशन ए लग रहा था, क्योंकि उस बस पे एक्सलरेशन ए लग रहा था, और जैसे ही वो बंदा उस पर से कूद गया उस पर एक्सलरेशन ए लगना बंद हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एक सवाल है, 2 सवाल है इनफैक्ट आई गेस, हाँ 2 सवाल है। ठीक है, सिंपल सा ही सवाल है। बुलेट ऑफ मास इतना स्पीड से चल रहा था, इंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस एस। व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो मास तो हमको बता दिया ना। ठीक है, मास हमको पता चल गया। एक्सलरेशन बताइए, एक्सलरेशन कितना हो जाएगा। एक्सलरेशन के लिए मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एस क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल था। ये तो 0 हो गया। वी नॉट स्क्वायर कितना था, 90 मीटर पर सेकंड। इसको 90 मीटर पर सेकंड पुट कीजिए, और एस आपको बता दिया 60 सेंटीमीटर का एस बता दिया। अब यूनिट थोड़ा आपको ध्यान देना, यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, यहाँ मीटर में लिखा हुआ है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, मैं बस पहले ये बता रहा हूँ कि ये कैसे करते हैं। इसको मैं पहले छोटा करूँ। ये सब ध्यान, यूनिट वाला ध्यान तो आपको पहले ही देना था, मतलब अभी तो काफ़ी लेट हो गया, 11th में आ गए आप लोग, काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं। ठीक है, यूनिट वाला ध्यान आपको पहले ही देना था, बट स्टिल मैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया हो अभी तक तो वो ध्यान देंगे। F इक्वल्स टू ma है। ठीक है, मास हमको पता है, यानी कि F इक्वल्स टू मास की वैल्यू क्या है, इसको यहाँ हटाइए। मास की वैल्यू कितनी है, 0.04 kg में है, kg लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनटू एक्सलरेशन चाहिए, एक्सलरेशन की वैल्यू हमको खोज के लानी है। अब एक्सलरेशन के लिए क्या है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब ये v स्क्वायर 0 है, माइनस का वी नॉट स्क्वायर कितना था अपना, 90 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। 2a कितना है, a हमको खोजना ही है, s कितना है 60 है, 60 सेंटीमीटर से। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पर a जो होगा वो ये है,
2AS, एस यहाँ लिखा हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया। तो हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे दोनों साइड पे। तो सेम करने के लिए क्या करें, सेम करने के लिए हमको मीटर में ही हमको आंसर चाहिए होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। मिली सेंटी डेसीमीटर, हाँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन गया, 6/10 मीटर बन गया। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा अटक रहा है, इसको लिख ही लेते हैं ना, इक्वल्स टू 2 × 6, या इसको मल्टीप्लाई ही कर लीजिए कि 6 2 12 हो जाएगा, 12/10 A, और ये मीटर में है। इधर 2 मीटर था, इधर 1 मीटर था, तो इधर 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया, 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 माइनस तो रहेगा ही, 90 × 90। अब मैं काट इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इधर से कट जाए, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल मैथमेटिक्स हो गया, A = -90 × 90, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मान के ही चल रही है, कट चुका है तभी तो ये आया हुआ है, ये कटा हुआ है। और इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ अब इसमें बताने लायक नहीं बचा है। ठीक है ना, अब सॉल्व करके देखेंगे, आपका आ जाएगा। ये देखिए वही चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, वैल्यू कुछ ऐसा कुछ आ जाता है, बड़ा सा वैल्यू आता है, ये कुछ बड़ा सा वैल्यू आ रहा है। और आप जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इसके बदले हमने A लिखा हुआ था, A का वैल्यू हमने यहाँ से डाल दिया, इसमें ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है कि उसकी एक y = ऐसा दिया हुआ है। y मतलब क्या हो गया कि y डायरेक्शन में ये इसका ये हो रहा है, मास m है और y डायरेक्शन में ये हो रहा है, फाइंड द फोर्स, फोर्स कितना इस पर लग रहा हुआ। तो क्या करेंगे, dy/dt करेंगे। जैसे ही dy/dt करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। ठीक है, v मिल गया, v को dv/dt करेंगे तो a मिल जाएगा, तो अपना a मिल जाएगा। बाकी आप सीधा अगर कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, जैसे इसको हम कंपेयर कर देंगे नॉर्मल s = ut। अब देखिए यहाँ पर ना, इतने देर तक ये v0 पढ़ा रहा था, अभी यहाँ u यूज़ कर लिया है। मैंने थोड़ा इनको कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, है ना, कि जब आप इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा v0 माने हैं, तो आप यहाँ पे u क्यों मान रहे हैं। खैर, s = ut + ½ gt² है ना, या सॉरी gt नहीं, यहाँ तो at² आ जाएगा। ½ at²। और इसको इससे जब कंपेयर करेंगे तो हम सीधा ही देख सकते हैं g का जो है वो a के बराबर वैल्यू है। बट स्टिल ये क्या है, कंपैरिजन के लिए है, हमसे इसे पता चल रहा है। लेकिन हमको क्या दे दिया है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का ये दे दिया है, इक्वेशन दे दिया है। ये एक्चुअली इससे सेम है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं। लेकिन यू नेवर नो कि हमेशा सेम रहे, ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कभी सेम नहीं रहेगा, वो तो ये एग्जाम्पल में सेम दे दिया है, तो आप कंपेयर कर ले रहे हैं। लेकिन ये हमेशा आप कंपेयर करके नहीं बता सकते, हमेशा आपको डिफ्रेंशिएशन ही लगाना चाहिए। ठीक है, पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, इम्पल्स। चलिए पहले इम्पल्स का मतलब क्या होता है ये बताइए, एक बार रोक करके सोचिए, इम्पल्स का मतलब क्या होता है। बहुत लेमन टर्म्स में आप सोच के देखिए इम्पल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी भगाते हैं, क्योंकि नहीं तो एक लेक्चर और बनाना पड़ जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। देखिए बनाने में दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है ना कि ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो सर पे ही लगता है। चलिए हो ही चुका है, थर्ड लॉ हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। इम्पल्स लास्ट टॉपिक है आज का, इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है ना कि अचानक से टकराया, मतलब बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है, उसको इम्पल्स कर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत लेमन लैंग्वेज में है ये। अब इसको थोड़ा मैनुअली, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए। बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स, इम्पल्सिव बिहेवियर सुना होगा आपने कि बहुत लोगों का इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। व्हाट डू यू मीन सेइंग दैट ही हैज़ इम्पल्सिव बिहेवियर, कि भाई उसको कुछ बोल दो, अचानक से उठ के एक थप्पड़ देकर निकल जाएगा। तो मैंने बहुत कम टाइम में उसने बहुत ज़्यादा फोर्स मार दिया, राइट। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ये तो ह्यूमन बिहेवियर में हो गया। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बैट। अब
तेंदुलकर आगे निकल के, तेंदुलकर तो खैर शायद आप लोग देखे भी नहीं होंगे तेंदुलकर को खेलते हुए, या कुछ हो सकते हैं जो होते हैं ना अपने एक क्लास में एक आध उम्र दराज आदमी होता है, राइट, कि मतलब वो लगेगा भाई ये अंकल हो चुका अभी तक हमारे साथ ही है, तो उन लोगों ने देखा होगा तेंदुलकर को खेलते हुए। बट एक्चुअली विराट कोहली रख लीजिए, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, इनको तो आपने देखा ही होगा। तो इनमें क्या है कि जब ये शॉट मारते हैं ना तो कितने कम टाइम में, मैंने बॉल आया, लगा और निकल गया, तो बहुत छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, दैट इज़ इम्पल्स। ठीक, और क्या हो सकता है इम्पल्स में कि फुटबॉल आ रहा है और इधर से किक मार दिया, आ रहा है और रिवर्स डायरेक्शन मार दिया, किक मार दिया, तो वो भी इम्पल्स हो गया, तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फोर्स मार दिया। स्टिल दैट इज़ कैलकुलेटेबल। अगर कोई ऐसा एकदम सिनेरियो बना के बैठे कि भाई मतलब ऐसा सेटअप करके बैठे कि भाई जो भी फोर्स होगा, जो टाइम होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो एकदम स्लो मोशन में बोले भाई 0.05 सेकंड लगा है और 50 न्यूटन का फोर्स लग गया, करने के लिए वो कर सकते हैं। बट जनरली मान के चलते हैं कि इम्पल्स इतना ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि हम फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर हमको निकालना हो कि भैया इम्पल्स की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है, आप इसको पढ़िए, आपको ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, हाउ, यहाँ पर काम का पॉइंट क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, एक लाइन ऊपर से पढ़ते हैं। ऑफन इन दिस सिचुएशंस द फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन आर डिफिकल्ट टू एसर्टेन। ठीक है, ये चीज़ बहुत जो है मुश्किल हो जाता है एसर्टेन करना, बट एक चीज़ बहुत आसान है। अब ये देखिए कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू v2 माइनस v1 अपॉन टी। ये चीज़ क्लियर है? अब आपको अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो वेलोसिटी, मास तो आपको पता था, बॉल का एग्जांपल मान लेते हैं, बैट से बॉल मारा है। ठीक है, वेलोसिटी भी आपको पता चल जाएगा। व्हाट अबाउट टाइम, ये हम पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इस पूरे इक्वेशन में थोड़ा साफ करूं इसको, चलिए, इस पूरे इक्वेशन में क्या हो रहा है कि हमको मान लीजिए फोर्स निकालना है, तो हमको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, किस स्पीड से आई है और किस स्पीड से गई है, ये हमको पता है। आपने इसमें मैच में भी देखा होगा ना कि बॉलर जो स्पीड से बॉल फेंका वो आपको पता है, और बैटर ने जो मारा वो भी आपको पता है, वो भी स्पीड आपको निकाल के स्क्रीन पे दिखा देता है। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वो हमको पता है। हमको टाइम नहीं पता चल रहा है कितने देर के लिए वो बैट में टच रहा है, क्योंकि उस माइन्यूट लेवल पे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमको क्या पता चल पाता है, फोर्स भी पता नहीं चल पाता है। नाउ अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स की साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स टू m v2 माइनस v1। अब ये चीज़ तो पता कर सकते हैं, क्योंकि आप ये पता कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि मास v2 और v1 जो है हम आराम से पता कर सकते हैं। तो हमको ये वैल्यू अगर पता है तो फोर्स इनटू टाइम हम पता कर सकते हैं। अब व्हाट इज दिस, m v2 माइनस v1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम है ये। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हम पता कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्स पता करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम हमारे लिए आसान चीज़ है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। अब ये ऐसा क्यों आया फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको और क्या बोल लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम बोल लेते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब आ जाइए, और ज़्यादा आज गर्मी ज़्यादा है, लैपटॉप भी ज़्यादा गर्म हो गया मेरा। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम जो है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ के देखिए, ये चीज़ लिखी हुई है। एक एग्जांपल देखते हैं और इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ़ द मास इज इतना, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। अब इम्पल्स क्या था, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स टू m v2 माइनस v1। ठीक है, हमको यही तो निकालना है, इसी को तो इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स इनटू टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। मास हमको पता है, दिया हुआ है ना, हाँ 0.15 kg, और वेलोसिटी हमको पता है। वेलोसिटी में आप गौर कीजिए, अब आपको 12 - 12 जीरो दिख जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है।
है ना। ये क्या हुआ कि ये मान लेते हैं अपना एक क्रिकेट बैट था, ठीक है, MRF का, इस पर एक बॉल आया, कितनी स्पीड से आया, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराया और इधर ये बॉल लौटा, कितनी स्पीड से लौटा, -12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लौटा, ठीक है। तो बस आपको ये इसमें फैक्ट लगा देना है, 0.15 v2 - v1, v2 फाइनल वेलोसिटी क्या था, -12, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v2 - v1, इनिशियल 12 अपॉन फोर्स अपॉन, अच्छा टाइम तो इसमें लगेगा ही नहीं, तो चेंज मोमेंटम ही। अभी क्या हो गया, माइनस 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 -24 × 0.15। अब यूनिट्स वगैरह देख लीजिएगा, यूनिट्स तो आप बैलेंस कर ही सकते हैं, आपको ये चीज़ पता है ना, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर था फोर्स का ये, ठीक है। इसको क्या बोल देते थे, इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूटन, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू टाइम है, तो टाइम में न्यूटन सेकंड आ जाएगा, तो न्यूटन सेकंड इसका ये हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा डायमेंशन कैलकुलेशन में बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये बाई वाला सिस्टम नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू -24, ठीक है, 0.15, -24 × 0.15 कितना आता है, ठीक है। ये आंसर सीधा आ गया, 3.6 न्यूटन सेकंड आ गया, ठीक है। इतना इम्पल्स इस पर लग रहा होगा। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा एक, चूँकि ये पहली बार कुछ अलग आया है डायमेंशन के टर्म्स में या यूनिट के टर्म्स में, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, बताना मतलब ज़रूरी है, करने वाले अगर आप लोग सक्षम है कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जो ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा इसमें अलग है, तो वो मैं आपको इसमें बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा इस पर वर्क स्पेस बड़ा करते हैं। अब देखिए, इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। फोर्स क्या था, kg, सॉरी सीधा ही ले लेते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड, या इक्वल टू न्यूटन सेकंड बोल सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड, वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका यूनिट हो गया, यूनिट क्या हो गया इम्पल्स का, न्यूटन सेकंड हो गया। और क्या लिख सकते हैं, अगर न्यूटन सेकंड को ये हम लिख दें अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू सेकंड आ गया, ये कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड, ये भी इसका यूनिट हम बोल सकते हैं। कोई अगर आप ये लिख देते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं बोलेगा, बट जनरली आप यही मान के चलिए, यही आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नहीं तो ये कोई गलत नहीं है, kg मीटर पर सेकंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक। अभी यहाँ समझ में आ गया। अब इसका डायमेंशन पे आइए, यूनिट तो आसान था, डायमेंशन पे आइए। डायमेंशन क्या होगा, तो न्यूटन से तो हमको ये नहीं पता चलता है कि उसके अंदर में मास है, लेंथ है, क्या है, क्योंकि न्यूटन से एक नाम दिख रहा है हमको, लेकिन उसके अंदर जो एक्चुअली उसका SI वैल्यू है, क्योंकि SI वैल्यू से ही तो आप डायमेंशन बता पाएंगे, तो वो हमको नहीं पता है। उसका SI वैल्यू से कौन सा वाला ये है यूनिट है, ये वाला यूनिट है SI वैल्यू से, ये कौन सा है, SI वैल्यू के हिसाब से है, यानी कि एक मास है, एक मीटर है, मतलब लेंथ है एक, और एक सेकंड है टाइम, ठीक है। टाइम इन्वर्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप बाई करके नीचे भी लिख देंगे तो वो भी गलत नहीं है, अगर हम उसको ना लिखें। अब आपका टीचर क्या हो सकता है कि थोड़ा मतलब ऐसा रियल हो सकता है, तो वो जैसा बताया आप वैसा ही कीजिए, बट फैक्चुअली दिस इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आप टी को ऐसे लिख देते हैं तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ फुली करेक्ट, 100% करेक्ट, ठीक है। चलिए, एक तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें मैं और क्या बताने वाला था कि न्यूटन में क्या है कि 2 सेकंड स्क्वायर था, है ना, और ऊपर 1 सेकंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि इसकी जो SI वाली वैल्यू है वो ये वाली है, ये टोटल की जो SI वैल्यू है वो ये वाली है, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके इसमें मतलब 2 सेकंड है और हम उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। जब आप न्यूटन लिख रहे हैं तो न्यूटन लिख रहे हैं, ठीक है। आप भूल जाइए कि उसके अंदर 2 सेकंड नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 सेकंड ऊपर है, उससे कैंसिल होगा, ये सब मत दिमाग में लाइए। न्यूटन सेकंड सीधा सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा स्टोरी का पार्ट पे चलते हैं, स्टोरी टेलिंग। चलिए।
तो कहाँ पर थे हम लोग स्टोरी टेलिंग में? मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस में फुल लेंथ 2 मॉक टेस्ट फुल लेंथ होते हैं, राइट? मैंने उस टाइम होता था, आजकल क्या होता मुझे नहीं पता है, बट उस टाइम में क्या होता था कि जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद वो लोग 2 फुल लेंथ टेस्ट रखते थे, एक पर्टिकुलर तारीख को, दूसरा पर्टिकुलर तारीख को, बीच में लगभग 15-20 दिन का गैप होता था। और वो फुल लेंथ इज़ एक्चुअली ऑन द पैटर्न ऑफ द जेई, जो उस समय जेई प्री का एग्ज़ाम होता था उसके हिसाब से होता था। और सब आई थिंक हर सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चंस आते थे या 150 क्वेश्चंस आते थे, ऐसी कुछ था, ध्यान नहीं है ठीक से मुझे इतना, ठीक है। इतने सवाल आते थे और पहले वाले में मेरा बहुत अच्छा गया था। और ऐसा मानते थे कि जो रेजोनेंस या बंसल क्लासेस या जो भी उस समय चलता था ज़्यादा कोचिंग, ठीक है, एलएन इतना पिक्चर में नहीं आया था उस टाइम इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन बंसल क्लासेस रेजोनेंस और AIEEE के लिए कैरियर पॉइंट वगैरह ज़्यादा पॉपुलर था कोटा में, ठीक है। तो बंसल क्लासेस वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट था, उसके रेजोनेंस उसके नीचे ही आता था। बट फिर अब तो खैर बहुत धड़ल्ले से खुल गया है, हम भी शुरू कर दिए हैं पढ़ाना ठीक है। तो ऐसा ही हुआ कि पहला एग्ज़ाम दे लिया मैंने, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम पे देने से पहले सर में थोड़ा दर्द उठ गया मेरे। अब उस समय क्या था, वो प्रेशर जो था वो मैं बैलेंस नहीं कर पाया। अब ये कैसे पता कि ये प्रेशर था, तो जब मैं आज यहाँ बैठ करके मैं पीछे घूम के देखता हूँ उस समय को, तब मेरे को दिखता है कि यार वो प्रेशर ही था जो मैं मेंटेन मतलब समझ नहीं पाया कि उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा उपचार बता सकता हूँ आज के डेट में, चूँकि अब उस समय इमेच्योर्ड था। अभी मैं थोड़ा मेच्योर्ड हूँ उस समय से ज़्यादा। अब ऐसा तो नहीं है भगवान बन गया हूँ, बट हाँ मेच्योर्ड हूँ। तो उस समय ऐसे आपको अगर कभी ऐसा प्रेशर फील लगे ना, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अब होता क्या है ना कि हम लोग जब छोटे होते हैं तब पढ़ते रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई इतना प्रेशर नहीं आता। लेकिन जब आपको ना लूज़ करने का डर होता है ना कि भाई हो सकता है मेरा IIT एग्ज़ाम में होगा नहीं होगा, यू स्टार्ट थिंकिंग, ठीक है। तो वहाँ पर लूज़ करने का फैक्टर आ जाता है। 8, 9, 10 इन सब में लूज़ करने का कोई फैक्टर नहीं होता है। क्यों फैक्टर नहीं होता है? क्योंकि एग्ज़ाम तो देना है, कुछ मार्क्स आएगा, उससे कुछ जाएगा हमारा थोड़ी। लेकिन अगर जेई में सीट नहीं मिला तो हमको लूज़ कर सकते हैं चीज़ को, तो वो एक अलग प्रेशर क्रिएट करता है कंपेयर टू व्हाट प्रेशर यू फील इन अप टू 11th क्लास। 11th क्लास तक जो प्रेशर आप फील करते हैं उससे अलग प्रेशर आप 12th क्लास में फील करते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप गिन के रखिए, आप थोड़ा रूटीन लाइफ रखिए। समवेयर आप 8 घंटा 10 घंटा तक प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 घंटे आप खाने पीने में भी लग ही जाता है, थोड़ा दोस्तों से मिलिए, बातें कीजिए, थोड़ा टहलिए, हाफ एन आवर वॉक, कुछ मत कीजिए, आधा घंटा बस। अब तो मोबाइल आ गया, उसमें तो मोबाइल भी नहीं था, छोटा मोबाइल होता था हम लोग के पास। आप गाना सुनिए, कुछ भी कीजिए, हाफ एन आवर आप बस वॉक कीजिए, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा अगर आप सोचते हैं कि मैं पढ़ता रह जाऊँगा और मैं निकाल लूँगा, तो वो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि उनका फिजिकल फिटनेस उनको जो मिला हुआ है अपने पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा फिटनेस मिला हुआ है, तो वो उसको कवर कर जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मीडियोकर होते हैं, जिनके पेरेंट्स कोई इतने ज़्यादा एथलीट्स नहीं थे, तो उनको वो प्रॉब्लम आता है कि भाई आपको थोड़ा वॉक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि खाना पीना वैसा होता नहीं जो पहले के टाइम में होता था, तो वो चीज़ वहाँ पर प्रेशर बन के आता है दिमाग पे, ठीक है। तो वही वहाँ पर प्रेशर आया और मेरा जो सेकंड एग्ज़ाम था उसमें मेरा सडनली जो जितना मैंने फर्स्ट में स्कोर किया था, तो मैं ये बता रहा था कि जो जितना आप जे उसमें स्कोर करते हैं ना रेजिडेंस के या वेंचर क्लासेस के फुल लेंथ उसमें, तो उससे आपका ज़्यादा ही मार्क्स IIT में आता है। तो मुझे लग रहा था कि फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद कि मेरा हो जाएगा। देन जब मैं सेकंड एग्ज़ाम दिया तो जो पहले एग्ज़ाम में जितना स्कोर था उसका 70-80% ही स्कोर बन पाया, ठीक है। 150-160 बन रहा था तो 120 के आसपास ही स्कोर बना। तब लगा कि यार अब होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या हुआ कि मैं सब कुछ वहाँ से ख़त्म हो चुका था, रेजिडेंस का भी जो भी टेस्ट वेस्ट होना था वो ख़त्म हो चुका था। मैं उसका सारा सीट वीट DPP वगैरह जो भी था XYZ कपड़ा वपड़ा सब उठा के आ गया लक्ष्मीनगर में 1 महीने था, क्योंकि 1 महीने में मेरा काफ़ी एग्ज़ाम था। आपको बताई मैंने लास्ट में कि मैंने 2 ये था AIEEE और जेई। अभी क्या होता है जेई मेंस और जेई एडवांस्ड ऐसा होता है। उस समय जेई प्री और जेई मेंस होता था, और AIEEE NITs वगैरह के लिए AIEEE का एग्ज़ाम होता था। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस भी AIEEE के मार्क्स पे ले लेते थे काफ़ी सारे। तो मेरा यही था कि मैं ये दोनों मैं दूंगा, उसके अलावा VIT वेलोर बिट्स पिलानी ऐसा कुछ था, और एक आध और कोई था याद नहीं है। तो 3 मैंने वहाँ SRM साउथ वाला SRM का उसका मैंने फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है। किट विट उतना पिक्चर में नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। मतलब लोकली रहा होगा बट इतना पॉपुलर नहीं था कि मेरा मन करे कि मैं फॉर्म भरूँ। एटलीस्ट मुझे नहीं पता था, अगर रहा भी हो तो मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने इतने फॉर्म भरे थे। फिर वो लेकर के मैं आया यहाँ पे। 10-11 तारीख का एग्ज़ाम था, और 10-11 अप्रैल को और 25-26 अप्रैल को AIEEE का एग्ज़ाम था, और बीच में एक तो VIT वेलोर का एग्ज़ाम था। तो मैं IIT का एग्ज़ाम दे करके आया,
भाई साहब उसके बाद जो मैंने मार्क्स जोड़े ना, वो साइबर कैफ़े में गया उसके बाद, क्योंकि उसमें कंप्यूटर होता नहीं था हम लोग के पास। 12th के बच्चा किसके पास कंप्यूटर होता है जो घर से बाहर रहता है। मैं साइबर कैफ़े गया, एक साइबर कैफ़े बोला तो भगा दिया हमको कि बोला आईडी कार्ड दो, तो हम बोले आईडी कार्ड तो लेके नहीं आए हैं। अब साइबर कैफ़े में कौन आईडी कार्ड मांगता है यार, मतलब जाओ अपना तुम सर्फ वर्फ करो आ जाओ। अब पता नहीं कोई पॉर्न वॉर्न देख लेता होगा, क्या पता क्या चलता था नहीं चलता था उस समय। तो वो मेरा आईडी कार्ड मांगा, तो मेरे पास आईडी कार्ड नहीं, तो भगा दिया मेरे को। तो अब दूसरे वाले के पास गया, दूसरा भी भगा दिया, 3-4 साइबर कैफ़े वाले भगा दिया। अब मैंने लगा कि यार क्या करूँ अब, क्योंकि अब मैं काफ़ी दूर आ चुका था। मैंने जहाँ मेरा हॉस्टल था ना वो लक्ष्मी नगर में, वहाँ से मैं थोड़ा दूर आ चुका था। तो मैं सोचा कि यार अब क्या ही कर सकते हैं, चलो अब कल आएंगे। तो फिर मैं वो गया साइबर, मतलब नेक्स्ट डे आईडी कार्ड लेकर गया, बाकायदा मेरे को मतलब एंट्री मिल गया। लेकिन बिना आईडी कार्ड के दिल्ली में नहीं दे रहे तो उस टाइम पे एंट्री। अब आजकल क्या है मुझे नहीं पता, आजकल तो घड़ी घड़ी लैपटॉप है, अब तो शायद इतना वैल्यू भी नहीं है साइबर कैफ़े का, बट स्टिल उस टाइम में था वैल्यू उसका। तो अरे 50 मिनट हो गया, चलिए तो उसको यहीं स्टॉप करते हैं, साइबर कैफ़े से आगे शुरू करेंगे। मैंने रिजल्ट मिलाया था उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो 50 मिनट हो चुका है, मैं और लंबा नहीं करना चाहता हूँ। चलिए टाटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, थैंक यू।